भारत और ईरान, इनका रिश्ता कितना पुराना हो सकता है? 100 साल, 1000 साल? नहीं, ये कहानी तो 60,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो चलिए आज इसी कमाल के रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं। अगर आज की पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो इस सवाल का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, और वो देश है ईरान। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, इतना पहले कि तब तो इतिहास लिखा भी नहीं जाता था। ये सब शुरू हुआ था उस वक्त जब शुरुआती इंसानों ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया, और उनका रास्ता वो गुजरा फारस के तट से होकर, और वहीं से वे दक्षिण एशिया पहुंचे। सोचिए, ये हमारे साझे सफर की सबसे पहली कड़ी थी। और देखिए, ये सिर्फ गुजरने का एक रास्ता नहीं था। नहीं, असल में इन्हीं लोगों के मेलजोल ने इस जमीन पर खेती की शुरुआत की, और इसी से नींव पड़ी दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक की, सिंधु घाटी सभ्यता। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो ये है कि हजारों साल पुराना ये जो रिश्ता है ना, वो आज भी हमारी जुबानों पर जिंदा है। जैसे भारत की वैदिक संस्कृत और पुराने ईरान की अवेस्तन भाषा। ये माँ बेटी नहीं है, बल्कि सगी बहनों जैसी हैं। मतलब दोनों एक ही कह सकते हैं, एक ही प्रोटो भाषा से निकली हैं। वो भाषा तो अब नहीं है, पर उसकी झलक इन दोनों में साफ साफ दिखती है। और इन दोनों के रिश्ते का एक बड़ा मजेदार भाषाई सुराग भी है। होता क्या है कि जो शब्द अवेस्तन में ह से बोला जाता है, वही शब्द संस्कृत में आते आते अक्सर स बन जाता है। जैसे यहां देखिए, अवेस्तन का अहुर, जिसका मतलब है कोई दिव्य शक्ति, वो संस्कृत में बन गया असुर। या फिर अवेस्तन का हप्तंघैती, मतलब 7 छंद, ये संस्कृत के सप्तशती जैसा लगता है ना। साउंड का ये बदलना सच में कमाल है। और ये बस एक दो शब्दों की बात नहीं है। यस्न, यज्ञ, हवन, हवन, सेना, सेना, नामन, नामन, ऐसे तो सैकड़ों शब्द हैं जो दोनों भाषाओं में लगभग एक जैसे हैं, और मतलब भी बिल्कुल वही है। बात सिर्फ शब्दों तक ही नहीं है, ये रिश्ता और भी गहरा है। जैसे गाथा शब्द को ही ले लीजिए, ईरान में भी इसका मतलब है गाए जाने वाले छंद, और भारत में भी यही मतलब है। कमाल की बात तो यह है कि अच्छा शासन जैसे आइडियाज और कविता लिखने के मीटर तक सब कुछ साझा था। ये एक बहुत ही गहरी कल्चरल पार्टनरशिप थी। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेडिवल दौर में, यानी मध्य युग में, इस पुराने रिश्ते ने कैसे एक नया और बहुत ही शानदार मोड़ लिया। तो हुआ यूं कि जब रूमी जैसे महान कवियों और फिलोसोफर्स के सूफी विचार ईरान से भारत पहुंचे, तो यहां उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिला, और इसी ने एक ऐसे कल्चरल संगम को जन्म दिया जिसने भारत को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। सूफी विचारों का यही असर था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को और भी ज्यादा बल मिला। प्यार और बराबरी का जो ये मैसेज था, उसने उस जमाने की सख्त सामाजिक और जाति वाली व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी। और फिर बात आती है भाषा की। फारसी। सदियों तक फारसी सिर्फ राजा महाराजाओं की भाषा नहीं थी, बल्कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और ऊंचे दर्जे की संस्कृति की भाषा बनी रही। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जरा सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को जो खत लिखे, वो फारसी में थे। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की पहली किताब फारसी में थी। अरे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यहां बिजनेस करने के लिए फारसी जानने वाले ट्रांसलेटर्स रखने पड़ते थे। और इस भाषा की छाप तो आज भी हमारी जबान पर है। हम हर रोज सड़क और बाजार जाते हैं, सरकार की बातें करते हैं, कागज पर लिखते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। ये सबके सब शब्द उसी फारसी विरासत की देन है। और इस संगम का सबसे खूबसूरत नतीजा शायद म्यूजिक में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो जैसे महान कलाकारों ने ईरानी संगीत और भारतीय रागों को मिलाया, और उससे जो बना, उसे आज हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो गहरा कनेक्शन है, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में ही बंद होकर नहीं रह गया। नहीं, ये मॉडर्न जमाने तक हमारे साथ साथ चलता रहा। मॉडर्न इंडिया बनाने वालों ने भी इस रिश्ते की अहमियत को खूब समझा। जब रविंद्रनाथ टैगोर ईरान गए, तो उनका स्वागत किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह किया गया। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी इस साझा विरासत को दोनों देशों के बीच एक बहुत मजबूत पुल बताया। यहाँ पर जो सोर्स आर्टिकल है, उसके लेखक इस लंबे इतिहास पर एक आखिरी विचार देते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये उन्हीं का नजरिया है। लेखक का कहना है कि सभ्यताएं सिर्फ हथियारों और फौज के दम पर नहीं टिकती,
उनकी असली ताकत होती है उनके संगीत में, उनकी कविता में, उनकी आध्यात्मिकता में और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की उनकी जिद में। तो कुल मिलाकर भारत और ईरान का जो रिश्ता है वो सिर्फ कुछ हिस्टोरिकल घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये तो हजारों सालों से चली आ रही एक जिंदा, एक जीती जागती कल्चरल बातचीत है जो आज भी चल रही है। तो अगली बार जब भी बाजार या सरकार जैसा कोई शब्द जबान पर आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि अनजाने में ही सही हम सब एक 60,000 साल पुरानी साझा कहानी का हिस्सा हैं।